किसी भी समाज के विकास का अनुमान हाशिए पर जी रहे लोगों के कल्याण के कार्यों से किया जा सकता है। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में मुख्य धारा से दूर होने के कई कारण हैं और एक कारण ये भी है कि व्यक्ति का विकलांग होना। 2011 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ लोग विकलांगजन हैं, जो कुल जनसंख्या का करीब 2.5% हैं। भारत सरकार ने मुख्य धारा से इस दूरी को, इस बड़ी आबादी की इस दूरी को पाटने के लिए एक बड़ा पहल की है, एक बड़ा कदम की शुरुआत की है। वो है सुगम्य भारत अभियान। आज हमारे साथ बात करने के लिए इस अभियान पर मौजूद हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी। आइए उनसे जानते हैं क्या है ये अभियान और किस तरह से आने वाले वक्त में एक बड़ी आबादी का जीवन बदलने वाला है। गहलोत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज के साथ बातचीत में। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, एक बड़ी आबादी है जो विकलांगजन की है, जिन्हें हम कई तरह से आज की तारीख में पुकारते हैं, विशेष रूप से सक्षम भी कहते हैं। किस तरह से आने वाले वक्त में सुगम्य भारत अभियान के तहत उनका जीवन बदलने वाला है? देखो, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उनके मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो एक हिस्सा है विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, उसको एकदम वाइब्रेंट बनाया है, जीवंत बनाया है और सक्रियता से उनके हित की, उनके संरक्षण की अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। अनेक योजनाओं में उनको आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराना, जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है। 80% से ज़्यादा विकलांग है उसको मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं ताकि वो उससे आना जाना कर ले और अपना कारोबार भी करने लगे। और ऐसी लगभग 1000 मोटराइज ट्राईसाइकिल हमने बांटने का लक्ष्य किया है, उसमें से करीब 700 बांट चुके हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, एक कॉक्लियर यंत्र आता है, वो कान के पास चीरा लगाकर फिट कर देते हैं। लगभग 292 बच्चों के ऊपर हमने ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर दिया। वो सब सुनने लगे हैं और धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं। पिछले वर्ष हमने 14-15 के साल में विकलांगजन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना भी प्रारंभ किया, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। इसके साथ ही साथ आवागमन की सुविधा की दृष्टि से हम उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो जिस प्रकार का विकलांग है उसको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। परंतु हमने देखा कि देशव्यापी एक अभियान की तेज गति से अमल करने की आवश्यकता है और वो है सुगम्य भारत योजना। अभी हम जो टोटली ब्लाइंड व्यक्ति है उसको केन देते हैं, आधुनिक केन है वो अगर रास्ते में कोई बाधा होती है तो वाइब्रेट करने लगती है, हाथ में झुंझलाहट मालूम पड़ जाती है, ताकि उसको आगे जाने से रोक के संकेत दे देती है कि आगे गड़बड़ है। इस प्रकार की सुविधा देते हैं। फिर और छड़ी भी देते हैं। अब हमने सोचा कि ये भी पर्याप्त नहीं है। बहुत सी जगह उनको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है। अगर हवाई जहाज में जाना है तो सीढ़ियों में दिक्कत आती है, किसी बिल्डिंग में जाना है तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, फिर रेलिंग नहीं है, फिर संकेत भाषा के कोई निशान नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती थी। तो हमने छुटपुट ये योजना तो चला रखी थी, परंतु अब हमने सुगम्य भारत योजना एक बनाई है। और ये योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब इसको प्रस्तुत किया तो उन्होंने बारीकी से अधिकारियों के साथ बैठ कर के गुण दोष के ऊपर विचार किया और सहमति दी इस बात की। और ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है 3 दिसंबर। इस 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाते हैं और वातावरण इस प्रकार का बनाते हैं कि सरकार की योजना सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन और सामाजिक जनभागीदारिता भी आ जाए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के पुरस्कार वगैरह भी देने का काम करते हैं। हर साल इस दिवस पर हम लगभग 50-52 से अधिक पुरस्कार देते हैं और उससे एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। उस कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी सहमति दी है कि ठीक है, ये सुगम्य भारत योजना एक आज आप बना रहे हो, ये अच्छी है, इसकी शुरुआत भी हम देश भर में कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि देश के 50 बड़े शहरों में और उन प्रत्येक शहर में
एक शहर में 100 बिल्डिंग ऐसी हमने आइडेंटिफाई की है जहां हम रैंप बनाएंगे, रेलिंग बनाएंगे, लिफ्ट लगाएंगे, और जब वो इन बिल्डिंगों में जाते हैं, कई बार तो शौचालय में जाते हैं, यूरिनल जाते हैं, तो उनकी सुविधा अनुसार वो सुविधाएं उनको मिलती नहीं है, तो हम ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे इस सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत। गहलोत साहब, एक जगह रोकना चाहूंगी सिर्फ। सुगम्य भारत अभियान सुनने में काफी एक तरह से कह सकते हैं कि तस्वीर बदलने वाला सुनाई देता है। पिछले इतने सालों में भी विकलांगों को लेकर अल्फाजों से कई तरह की तब्दीलियां करी गई हैं, कई तरह की योजनाएं लेके आई गई हैं, लेकिन आज भी अगर हम लोकल हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, बसों में अगर देख रहे हैं, रेलवे स्टेशंस पे देख लें, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पतालों में, वो सुविधाएं उन लोगों के लिए आज भी नहीं है। ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे सुगम्य भारत अभियान के तहत कि ये सारी चीजें उन्हें मिलेंगी? क्योंकि जो लोग आज सुन रहे हैं, एक बड़ी आबादी, उनको लगता है कि ये योजनाएं तो एक लंबे समय से वो सुनते आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं यही रखने वाला था जो आपने प्रश्न के रूप में फिर पूछ लिया। सुगम्य भारत योजना में जो मैंने 50 बड़े शहरों में प्रत्येक में 100 भवन को सुगम्य दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से उसको सुगमता देने का निर्णय लिया है। उसके साथ ही साथ हवाई जहाज की यात्राओं में, रेलवे की यात्रा में, बस स्टैंड पर बस में यात्रा में, इसमें भी हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश इस योजना के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। अभी भी हमने इस कार्य योजना को छुटपुट शुरू किया, जैसा मैंने बताया, तो बसों में अभी भी फोल्डिंग रैंप बने हुए हैं। अगर कोई बस है तो उसमें एक प्लेट ऐसी फोल्ड कर रखी है, जैसे कोई विकलांग आता है उसको खोलकर ज़मीन पर टच कर दिया जाता है और फिर वो चढ़ जाता है। सड़क पर सड़क क्रॉसिंग के लिए भी दोनों साइड रैंप बनाने का काम कर रहे हैं, रेलिंग बनाने का भी काम करेंगे। हवाई जहाज यात्रा के लिए भी अभी जैसे एरो ब्रिज पर जाके कोई हवाई जहाज खड़ा रहता है तो वहाँ से तो विकलांग को कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि लिफ्ट से ऊपर चला जाता है और ऊपर से फिर स्लोप में ही एयरक्राफ्ट तक जाने की सुविधा उपलब्ध है। परंतु अगर सीढ़ी से चढ़ना होता है तो उनको कठिनाई होती है। हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं खुशी के साथ एक जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिगो एयरलाइंस ने इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। आप कभी यात्रा कर रहे होंगे, देखा होगा आपने, उनके यहाँ पूरा रैंप में रेलिंग के है। नहीं तो दूसरी फ्लाइट में, एयर इंडिया में या जेट एयरवेज में या स्पाइस जेट में, अगर कोई विकलांग जाता है और व्हील चेयर से जा रहा है तो 4 लोग उसको उठा करके ले जाते हैं, और वो दृश्य बहुत खराब लगता है देखने वाले को भी और जो व्यक्ति है वो भी। तो जिस प्रकार से इंडिगो एयरलाइन ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसी प्रकार की सुविधा हर एयरलाइंस में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर तो लग गए हैं, पर जिस जगह पर ये नहीं है वहाँ रैंप भी बनाना, रेलिंग भी बनाना, और फिर संकेत, ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसको संकेत की ज़रूरत है तो वो संकेत भी देना। फिर जो सुनते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं उनके लिए संकेत भाषा का भी उपयोग हम करने का इस सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान कर रहे हैं। हालांकि ये योजनाएं छुटपुट पहले हमने एक्सपेरिमेंटल शुरू की है, एक तरह से ये मान के चलो, पर इसकी व्यापकता इसलिए आवश्यक है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इस प्रकार की सुविधा नहीं होने के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और ये कठिनाई दूर करने के लिए ही हमने ये कार्य योजना बनाई है। अब गहलोत साहब, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर है, इससे जो मैंने पहले भी करा, इससे पहले जो योजनाएं हुई हैं इन लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, उसमें आखिर क्या कमियां लगी जो आप अपने इस सुगम्य भारत अभियान में उन कमियों का ध्यान रखेंगे और इसका एक मूल्यांकन समय समय पर होता रहेगा? नहीं, जैसे मैंने बताया, अस्पताल में जाना है, कलेक्ट्रेट में जाना है, कोर्ट कचहरी में जाना है, रेलवे स्टेशन पर जाना है, हवाई जहाज में जाना है, बस स्टैंड पर जाना है, रैंप नहीं है तो वो जो खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता, विकलांग है, वो कैसे चढ़े, ये सब कठिनाइयाँ महसूस की। तो इसकी शुरुआत करने का हमने निर्णय लिया है, और मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि मेरे विभाग में जो अधिकारी हैं आज, वो इस मामले में अच्छा अनुभव रखते हैं, और उन्होंने देश विदेश में इस मामले में जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उनका एक अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है।
संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भी इस विषय पर विचार विमर्श हुआ है, नामकरण को लेकर के भी, और ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो वहाँ से कार्य योजना बनी है उसमें भी, उस कार्य योजना का हिस्सा भी इसमें सम्मिलित है। हमने जर्मन की एक ऑटोबाक नाम की संस्था है, उसके साथ MOU भी किया है इस प्रकार की सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए। कुल मिलाकर ये सब खामियां जब दिखी और विकलांग को कठिनाई महसूस हुई, विकलांगों ने भी सुझाव दिए और उन सुझावों के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि अगले 1-1.5 वर्ष में जब ये योजना इम्प्लीमेंट होगी तो इसका लाभ उन सब लोगों को मिलेगा। सामान्य बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी कई बार सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। टोटली विकलांगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो सीनियर सिटीजन है 65-70 साल से अधिक की उम्र के हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, उनके लिए भी ये फायदे का होगा। एक बात और है, जो 50 शहरों का चयन किया गया है, उस चयन में ग्रामीण इलाके भी हैं या सिर्फ शहरी इलाके हैं? फर्स्ट फेज में हमने 50 बड़े शहरों को लिया है जहां आवागमन अत्यधिक मात्रा में होता है, अधिक लोगों का आना जाना होता है, और वो भी ऐसे स्थान जो सार्वजनिक उपयोग के हैं। मैंने उनका उल्लेख किया है, अस्पताल है, कोर्ट है, कचहरी है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे बड़े शहर जहां पब्लिक उपयोग के काम होते हैं वहां प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी ये योजना हम दूसरे चरण में ग्रामीण लेवल पर, कस्बे लेवल पर और जिला मुख्यालय लेवल पर भी कर रहे हैं। हमने अभी कुछ जिलों में लिफ्ट बनाने की स्वीकृति दी है, लिफ्ट बने भी हैं, रैंप भी बने हैं, ये तो हम सब रूटीन में कर ही रहे हैं, परंतु एक अभियान चला करके ये करने का निर्णय लिया हमने। गहलोत साहब, ये तो बात हुई विकलांगजन की आवाजाही को लेकर, लेकिन अब बात करेंगे कि किस तरह से व्यवस्था में वो और अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं, जिसमें तमाम वेबसाइट्स हैं, फॉर्म्स हैं, किस तरह से हम उसमें सुगमता लेके आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उस पर चर्चा जारी रखेंगे। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. गहलोत साहब, 50% जो वेबसाइट्स हैं उनकी सुगमता का परीक्षण करना और उनको भी सुगम्य बनाना, ये क्या आपको लगता है बहुत देर हो गई इसे करने में? निश्चित रूप से ऐसा महसूस तो होता है। दुनिया के कई देशों में ये सारी सुविधाएं बहुत पहले से उपलब्ध होने लगी है और आवश्यकमंद लोगों को जो उपकरण आधुनिकतम मिलना चाहिए वो मिलने लगे हैं। भारत में शुरुआत तो हुई है, काम तो हुआ है, पर गति धीमी रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और उसी बात को ध्यान में रख कर के हमने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और जैसा मैंने बताया कि हमने जर्मन की एक संस्था है ऑटोबाक नामक संस्था, उसके साथ MOU भी किया है ताकि हम दूसरे देशों की तुलना में और तेज गति से आगे बढ़ सकें। जब हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, क्या आपको ये भी लगता है कि एक लंबा समय ऐसे रहा जिसमें समाज में संवेदनशीलता नहीं रही है विकलांगजन के प्रति? वो भी इसके साथ साथ तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रही 2007 में विकलांग व्यक्ति अधिकारों का जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन था, उसमें भारत ने दस्तखत करे थे। उसके बाद तक का अभी तक का सफ़र, मतलब 7 साल हैं, हम उन मानकों को कहाँ तक पूरा कर पाए? मैंने बताया कि उसमें हम अन्य देशों की तुलना में पीछे हैं और हमको हमारी गति तेज करने की आवश्यकता है। और उसी बात को ध्यान में रख कर के ये कार्य योजना हमने बनाई है। जहाँ तक वेबसाइट का सवाल है, हमारे यहाँ शासन स्तर पर, ऑटोनॉमस बॉडी के स्तर पर और NGOs वगैरह के माध्यम से या आम जन के माध्यम से जितना काम होना चाहिए
वो नहीं के बराबर हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मन की बात में भी इन बातों का उल्लेख किया और इस वर्ग के लिए अनेक सुझाव भी दिए, हमको मार्गदर्शन भी किया। हमने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हमने जैसे टोटल ब्लाइंड व्यक्ति है उसको ब्रेल भाषा की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर, डेजी प्लेयर, ये वो सब सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। उसमें वो पाठ्यक्रम लोड हो जाता है और बाद में वो उसको सुन करके और पढ़ाई भी कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। एक बार ऐसे ही एक अवसर आया और 700-800 टोटल ब्लाइंड लोग इकट्ठे हुए और बाद में उनसे पूछा गया कि आप मोबाइल का यूज़ करते हैं क्या, तो सब ने कहा कि हाँ करते हैं। जब उनको कोई नंबर बोला कि इस नंबर पर आप मिस कॉल करो, तो उन्होंने सब ने 720 लोगों ने लगभग जितने आए थे सब ने मोबाइल का सही उपयोग करके वो नंबर जो बताया था वो मिस कॉल कर दिया। और इससे ये सिद्ध होता है कि उनमें कंप्यूटर, डेजी प्लेयर, वेबसाइट, ये नेट इंटरनेट वगैरह सब संचालित करने का मादा है। आवश्यकता है उनको इस बात का सुअवसर देने की और हमने वो सुअवसर देने के लिए ही ये कार्य योजना बनाई है। हम ये सारी वस्तुएं आवश्यकमंद लोगों को बांटते भी हैं। हमने लक्ष्य तय किया है कि 2 लाख लोगों को एक साल में जिसको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है वो सारे उपलब्ध कराएंगे। और मुझे खुशी है कि हमने 2 लाख लोगों का जो टारगेट तय किया था उसको पूरा भी किया है। और मैं स्वयं लगभग 85 स्थानों पर संसदीय क्षेत्रों में गया हूँ जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा के धनराशि के 1000 से ज़्यादा लोगों को उपकरण बांटने का काम किया है। बाकी हमारे विभाग के स्तर पर तो हम करते ही हैं और ये सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं और उनको ये देते हैं मौके पर और उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि तेज गति से वो लाभान्वित हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आईएएस की परीक्षा हुई तो एक विकलांग बहन ने टॉप किया, ईरा सिंगल ने। ऐसे ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में टोटली ब्लाइंड एक सज्जन है, आईएएस हो गए, जिला पंचायत के सीओ का दायित्व निभाया 3 साल और अभी 1.5 साल से वो कलेक्टर का दायित्व निभा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ के विकलांगजनों की क्रिकेट टीम भी गई, ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी गई, विश्व कप जीत के आई, इंचियन में गए, पैरालंपिक गेम्स में गए, विश्व प्रतियोगिता में गए। इसमें से ये दिखता है कि इनको अगर आवश्यकता की उपलब्धता करा दी तो ये किसी से कम नहीं है। जैसे टोटली ब्लाइंड है परंतु सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है, इंजीनियर भी है, आर्किटेक्ट भी है, अन्य प्रकार के कामों में वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो हम ये सारी सुविधा दे करके उनको प्रेरित कर रहे हैं और इसका असर भी हमको दिखाई देने लगा है। गेहलोत जी, जब हम एक इतनी बड़ी आबादी की भागीदारी की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हैं, इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये समाज में नॉर्मल लोगों की तरह से शामिल हों, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी कहा कि इनकी भागीदारी बढ़ाना ही सशक्त भारत होगा। ऐसे में आपको लगता है कि अभी हमें उस अवधारणा से निकल के इनकी भागीदारी को बढ़ाते हुए इनको नॉर्मल स्कूल्स में शामिल करने की ज़रूरत है? उसके लिए समाज में भी एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, उसके लिए भी क्या आप लोग काम कर रहे हैं? मैंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको नई नई योजना बता रहे हैं और हम उस पर अमल करने का काम भी कर रहे हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो सही है, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने की सुविधा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए और वो सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होना चाहिए जो अन्य वर्ग के लोगों को भी मिलती है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैंने बताया कि मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने 2014-2015 वर्ष में इनको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है
और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने वाले को ओवरसीज स्कॉलरशिप, चाहे विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो भी हम देते हैं, और अगर कोई विशेष डिग्री हासिल करने वाली पढ़ाई वो करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी हम देते हैं। इसके साथ ही साथ हम उनको ये उपकरण भी देते हैं उसको पढ़ाई में, जैसा मैंने बताया BDG प्लेयर, कंप्यूटर, ये वो मोबाइल फ़ोन, ये सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि वो मानव संसाधन का अभिन्न अंग है और उसको प्रत्येक मनुष्य के बराबरी पर जीने का हक है। हम ये भी मानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको जीने का हक है। कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जो कमाएगा वही जिएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही ऐश करेगा, ये धारणा उचित नहीं है। हम धीरे धीरे इस प्रकार की जागृति लाने का काम कर रहे हैं और हम सामाजिक जागृति ला करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमको ये कहती है कि हमारे पास पड़ोस में अगर कोई किसी प्रकार के कष्ट में है तो उसके कष्ट को दूर करना, इसमें हमारी सहभागिता भी होना चाहिए। तो हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, सरकारी योजना और NGO, ऑटोनॉमस बॉडी और जनभागीदारी की हिस्सेदारी इसमें इसीलिए इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने की दृष्टि से शिक्षा एक अहम आवश्यक है और शिक्षा की पूर्ति के लिए हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बना चुके हैं और उपलब्ध करा भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनको आवश्यकता अनुसार उपकरण देने का काम होना चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत गहलोत साहब, अगर कोई बच्चा विकलांग होता है तो उसकी जिम्मेदारी और देशों में जिस तरह से हम देखते हैं सरकार की हो जाती है, उसको तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने की, और अगर कोई विकलांग है तो वो अपने आप को विकलांग न समझे, ये भी जिम्मेदारी समाज और सरकार की है कि उसके अनुरूप चीज़ों को करें। ये जो पूरा सुगम्य भारत अभियान है, इससे आने वाले वक्त में जो तस्वीर बदलेगी उसमें कितने आप आश्वस्त दिखाई देते हैं? मैं या क्या आकलन होगा कुछ समय के बाद, हम वो क्या आकलन होगा जिससे हम मानेंगे कि तस्वीर बदल गई? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अगले 5 वर्षों में हमारी जो ये कार्ययोजनाएं हमने बनाई है ये साकार रूप लेगी और जितने भी विकलांगजन हैं वो अपने आप को सशक्त मानेंगे, और जो आज पीड़ा महसूस होती है उनको कि समाज का उनको सहयोग नहीं है, सरकार का उनको सहयोग नहीं है, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, जब ये सब मिलने लगेगा तो उनके मन को बहुत खुशी होगी और जो आज उनकी सोच है उसमें परिवर्तन होगा और वो खुशहाल होंगे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम सब बराबरी पर रहें, सब बराबरी से जिए, सब बराबरी से इस देश में अपने हकों को प्राप्त कर सकें, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके उनकी आवश्यकताओं को हम उपलब्ध करा रहे हैं। गहलोत साहब, दूसरी बात जो वेबसाइट्स की हम कर रहे थे कि उसको आप कैसे डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएंगे, उस पर इसलिए बात करना चाहते हैं कि जो तमाम योजनाएं आपने बताई, अगर कोई पैरों से विकलांग है लेकिन वो देख सकता है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो तो अपनी योजनाओं को आज की तारीख में वेबसाइट पे जाके देख सकता है, लेकिन अगर कोई दृष्टिबाधित है उसके लिए किस तरह से वेबसाइट्स में एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है, मतलब सुनने में आ रहा है सुगम्य भारत अभियान के तहत, तो उस आमूलचूल परिवर्तन को कैसे आप लोग करेंगे वेबसाइट्स में और एक तरह से कहें कि तमाम फॉर्म्स में? ये सब हम कर चुके हैं, आवश्यकता है उसको विस्तार देने की। अभी जैसे आप देहरादून में जाओगे, हमारा एक संस्थान है, वहाँ सारा ये साहित्य है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भौगोलिक परिस्थिति अपने देश की है, पाठ्यक्रम है, वो सारा वेबसाइट पर डाउनलोड किया हुआ है और वो पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी देश और दुनिया में इंटरनेट पर लोड कर चुके हैं और उसकी उनको पढ़ाई की सुविधा भी हमने उपलब्ध कराई है। और पढ़ने के साथ साथ ये सब देखने के लिए उनको कंप्यूटर वगैरह की आवश्यकता होती है, मोबाइल की आवश्यकता होती है, ये हम सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। मैं जब देहरादून गया या जहाँ जहाँ हमारी संस्थाएं हैं इस प्रकार की, वहाँ गया तो मुझे भी ये देख करके सब आश्चर्य हुआ कि सारा पाठ्यक्रम उसमें लोड कर दिया गया और जो उसमें उनके कोड नंबर और ये वो सब दे दिए, पासवर्ड वगैरह और ये वो सब उस पर करते हैं और वो आवाज़ आती है और वो सुनते हैं और सुन करके पढ़ते हैं और पढ़ करके टॉपर भी बने हैं, अच्छे भी बन रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि
टोटली ब्लाइंड है परंतु कलेक्टर भी है। एक हमारे यहाँ इंदौर की एक राबिया खान है, उसने ऐसे ही पढ़ाई कर ली, कुरान का अध्ययन कर लिया और ब्रेल भाषा में 10 खंड लिख दिए। अरब देशों ने उनको अभी बुला करके उस पर विचार गोष्ठी में उनको पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया और वो सफल होकर आई है। तो ये सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, स्कूलों में भी करा रहे हैं, कॉलेजों में भी करा रहे हैं, अन्य स्थानों पर भी कर रहे हैं। गेलोत्सव सरकारी भवनों को भी हम सुगम्य बनाने की बात कर रहे हैं। सरकारी भवनों को जो आपने चिन्हित करा है उसमें क्या प्रमुखता आपने देखी है, क्या सोच के उनको चुना गया? उसमें शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल हैं या दफ्तर हैं? सिर्फ मैंने बताया कि सार्वजनिक उपयोग के काम जिन भवन 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4, 5 मंजिले और वहाँ आवागमन का घनत्व विकलांगजनों का सर्वाधिक है, ऐसे शहरों का हमने चयन किया है और 50 शहर ऐसे हमने अभी सिलेक्ट कर लिए हैं प्रथम चरण में और उन 50 शहरों में प्रत्येक में 100 बिल्डिंग का हमने चयन किया है। और चयन करने का आधार यही है कि आवागमन सर्वाधिक है और वहाँ इन चीज़ों की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रख कर उनका चयन किया है। मूल्यांकन जब आप करेंगे, उस मूल्यांकन का, उस ऑडिट का क्या जरिया होगा? कैसे उसको ऑडिट करेंगे आप लोग? उसमें सरकारी एजेंसियां ही होंगी या बाहर की भी होंगी? नहीं, आज भी हम मूल्यांकन सरकारी एजेंसी से भी करते हैं, हमारे विभाग के टीम से भी कराते हैं, राज्य सरकार की सरकारी एजेंसियों से, ऑटोनॉमस बॉडी से भी कराते हैं, एनजीओज वगैरह से भी कराते हैं और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल टीम बना करके भी हम किसी सेक्टर में किसी संस्थान को देख करके रिपोर्ट देने के लिए भेजते हैं और वो करते हैं। उसी को और सुदृढ़ करेंगे और उसको विस्तार देने का काम करेंगे। तो चलिए गहलोत साहब, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ी आबादी जो विकलांगजन की है उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी और एक जो समाज की मुख्यधारा से दूर है वो दूरी भी उसकी अब खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत जी बात करने के लिए DD न्यूज़ से।